ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय एक अद्वितीय स्थान है जो वृंदावन राधा कुंड स्थित बहुला वन में स्थित है। राधे राधे। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय में। ब्रज की कलाओं को जो चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं, जो शिल्प जा चुके हैं, जिनको हम खो चुके हैं, उनको संरक्षित करके आने वाली पीढ़ी के लिए और ब्रज संस्कृति को उभारने के लिए इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है। किस तरीके से इस संग्रहालय को कितनी प्रार्थनाओं के बाद, कितने संघर्ष के बाद तैयार किया गया है और क्या क्या इस संग्रहालय में बनाया गया है ब्रज संस्कृति को लेकर और शिल्प को लेकर, यह आप इस रिपोर्ट में हमारे साथ देखेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय के संस्थापक डॉक्टर उमेश चंद शर्मा जी। किस तरीके से इस संग्रहालय को कितने संघर्षों के बाद तैयार किया गया और क्या क्या इस संग्रहालय में बनाया गया है, इसकी जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने संघर्षों के बाद यह संग्रहालय तैयार हुआ है। देखिए, संग्रहालय भी एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता है और मैं बेसिकली एक प्राध्यापक हूँ। तो मैं सोचा करता था कि ब्रज संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं और रंगमंच पर भी अनेक विधाओं को हम देखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, लेकिन हमारी आगामी आने वाली संतति किस प्रकार इसको जाने और एक साथ बहुत सारी चीज़ों को जान ले, समझ ले और वो इसकी चर्चा करे, विमर्श करे, जिज्ञासा उनके अंदर बढ़े, ये सब सोच करके एक संग्रहालय स्थापना करने की भावना उत्पन्न हुई। बचपन से हम राजकीय संग्रहालय मथुरा, जो पुरातत्व संग्रहालय है, पुरातत्व कला रत्नों का एक समुच्चय है, विशेषकर गौतम बुद्ध को लेकर के वहाँ पर बहुत अधिक मूर्ति उपलब्ध होती है। तो मैं सोचता था कि क्यों न ब्रज संस्कृति के लोक जीवन को लेकर के एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित किया जाए। जी। इस मध्य में एक संत श्री श्री नरहरि सेवा संस्थान, जैसा कि नाम है, उसी का प्रकल्प है ये ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय। नरहरि नाम के एक संत थे बंगाल के, वो बहुत उच्च कोटि के ब्रज भक्ति के साधक भी थे। जी। उनसे मेरी परस्पर वार्तालाप हुआ करता था और वो कहते थे कि तुम ब्रज संस्कृति को जानते हो, समझते हो, तो पूरे समूचे ब्रज प्रदेश का ब्रज यात्रा करो, 84 कोस की ब्रज यात्रा करो। जी। और ब्रज यात्रा करने से तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि कैसे ब्रज संस्कृति कैसे पल्लवित हुई, आगे बढ़ी। ब्रज में प्रत्येक गांव की एक कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं वहाँ जुड़ी हुई और उसका एक इतिहास है। वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के साथ जुड़ी हुई एक भावनात्मक श्री कृष्ण और राधा से संबंधित कहानी है। जी। तो ये बातें बहुत दिन चलती रही, लेकिन एक अवसर ऐसा आया कि मुझे यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा करने के पश्चात मेरे अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न एकत्रित होने लगे। 12 अगस्त 1982 को मैंने अपने परिचित, जिनके प्रति मैं बहुत ही श्रद्धावनत था, जी। मेरी अगाध श्रद्धा थी जिन लोगों के प्रति, उन लोगों को मैंने एकत्रित किया और एक पहली बैठक आहूत की। वह बैठक
पत्थरपुरा में दिल्ली वाली धर्मशाला में की गई थी, जी जिसमें अनेक विद्वान लोग आए थे। उस समय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, ब्रजभाषा के, हिंदी साहित्य के, और डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी, प्रोफेसर गोविंद शर्मा, डॉक्टर चंद्रभान रावत, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और भी अनेक थे। महात्माओं में भक्ति हृदय बन महाराज भी थे, क्योंकि मैं उस समय पीएचडी करके वहाँ से निकला ही था उस कॉलेज से। जी तो इन सब लोगों ने उस चीज़ को सुन करके और समझ करके हृदय से आशीर्वाद दिया और ये कहा कि निश्चित रूप से अगर संकल्पबद्ध हो करके तुम ये कार्य करते हो और कोई काम न करो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ब्रज के लिए होगी। पर्यटकों को इससे बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा। पर्यटक इसको देख करके पहले पृष्ठ पर ही समझ लेंगे कि ब्रज संस्कृति क्या है। उस समय जो कल्पना थी वो ये कल्पना थी कि हम लता पता और वृक्षों का भी संयोजन करेंगे, और कुछ वृक्ष उस समय के हमने यहाँ पर लगाए भी हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भविष्य में वो एक वृक्ष का रूप ले ही लेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो संस्कृति, ब्रज संस्कृति और श्री कृष्ण संस्कृति एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे पहला सूत्र तो गाय है, तो हमने अपने संग्रहालय में 4-5 गाय भी रखी हैं जो ब्रज की नस्ल की हैं, जी जिसमें ब्रज को ही देखा जा सकता है, बिल्कुल देशी शुद्ध ब्रज की ही। उसके बाद ये सूत्र पहला है, क्योंकि श्री कृष्ण गाय चराते थे, दोनों भाई गाय चराते थे और रहते थे, इस तरीके का एक माहौल था। उन्होंने जहाँ जहाँ जो कुछ भी किया वो सब लीला का रूप हुआ और वो भक्तों की आराधना का केंद्र बन गया। श्री कृष्ण की संस्कृति जो है उसी को हम ब्रज संस्कृति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति संग्रहालय में भी लगी हुई है, कहाँ से वो प्राप्त हुई और किस तरीके से उसको खोजा गया, क्योंकि वो बहुत प्राचीन मूर्ति दिखाई दे रही है। असल में बात यह है कि समय प्राप्त होने पर विभिन्न स्थलों पर जाने का मुझे बड़ी इच्छा बनी रहती है। जी एक बार बरसाना जाने का अवसर मिला, जी तो बरसाने के पास एक ब्रजवारी नाम का गांव है, जी। लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर ही है। उस गांव में नैन सरोवर है जी वहाँ नैन सरोवर से ये श्री कृष्ण का दारू विग्रह जी प्राप्त हुआ था। इसके साथ में आप देख रही हैं कि खड़ामों भी रखी हुई है, जी तो उसी सरोवर में ये खड़ामों भी वेली थी। तो मेरे अंदर जो भावना ये उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण इन कड़ामुओं को पहन करके चलते होंगे, ये एक भावना ली। मैं दोनों चीज़ों को वहाँ से, उस समय मेरे साथ मान मंदिर के सुनील सिंह जी भी थे जी और वहाँ पे जो महंत जी हैं वो भी थे। जी। उन सब ने मिलकर के ये कहा कि आप इसे संग्रहालय में विराजमान करिए। दाऊ जी महाराज की भी एक मूर्ति हाँ, हम दाऊ देख जी रहे महाराज हैं। की यहाँ पर ये जो मूर्ति देखिए, ये भी काष्ठ विग्रह है। जी ये विग्रह हमें वृंदावन में जमुना जी के किनारे, जब धीर समीर पर जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, जी तो हम उस बाढ़ को देखने के लिए जाते थे रोजाना। जी तो वहाँ पे जो वो लगी हुई थी बारी, जी खरबूजे तरबूजे की बारियां लगी रहती थी, तो उस बारी के उन झुरमुट में ये पड़ी हुई थी। जी तो मैंने समझा कि कोई बाबा आता होगा और वो पूजा सेवा करता होगा, यहाँ पे उसकी होगी। मैं पहले दिन उसको छोड़ आया, जी लेकिन मुझे उस मूर्ति ने इतना प्रभावित किया, मैं पुनः शाम के समय वहाँ दोबारा गया तो वो मूर्ति यथावत पड़ी हुई थी। जी फिर मेरे समझ में आया कि ये कोई बाबा की नहीं है, ये तो वैसे ही पड़ी हुई है। जी फिर तीसरे दिन, इस प्रकार में 3-4 दिन जाने के बाद मैंने जब ये समझ लिया कि ये वैसे ही पड़ी हुई है, इसको कोई भी देखने वाला नहीं है, जी तो मैं चुपचाप उस मूर्ति को उठा करके ले आया और मैं चारों तरफ देखता रहा, शायद मुझे कोई टोके, जी। लेकिन किसी ने भी मुझे टोका नहीं।
और फिर ये मूर्ति मैंने ला करके संग्रहालय में रख दी। वैसे तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, लेकिन हम देखते हैं कि गोपाल जी ही हमें अभी तक ब्रज में देखने के लिए मिले हैं। लेकिन संग्रहालय में पहली बार मैंने जब यहाँ पे मैंने देखा तो बाल स्वरूप कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो अंगूठा पी रहे हैं अपने पैर का। तो वो मूर्ति किस तरीके से प्राप्त हुई और क्या उसका मतलब क्या स्वरूप था उसका? ये स्वरूप तो जो है वही है जी। और ये मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जो है अपने अंगूठा को पी रहे हैं। मुझे लगता है ब्रज में हम पहली बार ही ऐसी मूर्ति देखेंगे कि बाल स्वरूप इस तरीके का भगवान। ये माट में जी एक बाबा थे, उनसे हम गए थे, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ इस प्रकार से मिलते जुलते ही हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि संग्रहालय बना रहे हैं महाराज, आशीर्वाद दीजिए और कुछ इस प्रकार की सामग्री हो तो हमें भी उपलब्ध कराइए। तो वो पूछने लगे कैसी सामग्री, क्या सामग्री? तो हमने कही कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य जीवन में जो भी काम में आने वाली वस्तु हैं वो सब हमारे संग्रहालय के वस्तु रत्न होंगे जी। तो उन्होंने कहा एक मेरे पास में काष्ठ विग्रह है और वो ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने तो इसको पीपा में रख दिया है संभाल करके। जी। पूजा सेवा में तो कोई काम में हम इनको नहीं लेते हैं, अगर आपके यहाँ कार्य आ जाए तो इसको ले लीजिए। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित भी हुआ उस श्री विग्रह को देख करके, और मैंने ला करके संग्रहालय में उसको पालना में उसके भाव को देख करके पालनामे में उसको रखा गया है। हम लोग देखते हैं जनवरी फरवरी का समय है, इस समय तो जनवरी फरवरी आ गए हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और जो त्योहारों में वो बनाई जाती थी प्रतिमाएं अब तो आ गई हैं, लेकिन पहले समय में ब्रज में किस तरीके से त्योहारों को मनाया जाता था और किस तरीके से तस्वीरें लगाई जाती थी? तस्वीरें तो नहीं कहेंगे, मैं समझता हूँ भित्ति चित्रकला का प्रचलन ब्रज में जी बहुत अधिक था। जी। कोई भी पर्व हो उसका एक अंदर जो उसका अध्यात्म जुड़ा हुआ था और एक भावना जुड़ी हुई थी कि इससे हमें ऐसा हम करेंगे तो हमारे परिवार में खुशहाली आएगी, हमारे परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, ऐश्वर्य होगा, वैभव होगा। ये सारी भावना एक सामान्य रूप से सभी मानवों को होती ही है। तो उस भावना के अनुसार ये चित्र, भित्ति चित्र बनाए जाते थे, जिसमें करवा चौथ का जो चित्र बनाया जाता था, कई दिन पहले से उस चित्र को बनाया जाता था, उसके साथ एक कहानी भी होती थी। अगर संग्रहालय में देखा जाएगा तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चित्र बनाए गए हैं, उनकी किस तरीके से क्या है वो आप बताएं? ऐसा है, कैलेंडर तो नहीं कहेंगे उसको, ये कहेंगे मास। जो महीने होते हैं हमारे 12 जी, चैत्र मास और ये सब मास चल करके फाल्गुन मास तक आते हैं जी, उन सबों के भी पहले चित्र बनाए जाते थे। बहुत पहले की बात है जी, कि जैसे ही वो महीना लगता था तो उसके चित्र बनाए जाते थे। अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन जी, इन 15 दिन के अंदर शुक्ल पक्ष में ही इनका पूजन होता था। उसके बाद उनमें जो जो भावनाएं होती थी उनके अनुसार, जी, जैसे वट वृक्ष की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा और जन्माष्टमी, भादों में जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म से संबंधित पूजा उपासना आदि होती हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्येक मास में किस चीज़ की बहुलता रहती है और किस मास में उनकी पूजा करने से हमको मांगलिक स्वरूप प्रदान होगा, उस दृष्टि से 12 महीनों के यहाँ पर हमने वो चित्र उपलब्ध करने का प्रयास किया है। और हम लोग देख रहे थे कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तनों में खाना पहले खाया जाता था, जिनकी जगह आज के टाइम में वैसे तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चल रही है, प्लास्टिकों ने ले ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थर्माकोल के प्लेट्स आ गए हैं बहुत सारी। तो किस तरीके से ब्रज में उन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था? ब्रज में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ करता था, और जैसे कोई भोज होता था घरों में तो कुल्हड़ और सकोरा उसके महत्वपूर्ण होते हैं। पत्तल और दोना, कुल्हड़ और सकोरा,
जी इन बर्तनों में ही भोजन किया जाता था, आलती पालती मार के शांति पूर्वक। ये ब्रज संस्कृति है। जी जी आज की संस्कृति परिवर्तन हो गई। असल में क्या है कि संस्कृति परिवर्तित होती रहती है, जी बिल्कुल। वो एक अलग विषय है। तो जो भोजन करने के फिर पत्थरों का जो चलन हुआ, पत्थरों के बर्तन आए। उस पत्थरों के बर्तन में जैसे पहले, अभी हमने आपको देखा होगा, आपने रसोई घर का भी एक हमने अंकन जी किया है यहाँ बिल्कुल। पर, उसका प्रदर्शन भी किया है। तो उससे पहले कठौती शब्द से ऐसा उच्चारण हो रहा है कि वो काठ की बनती थी। जी वो पेड़ की पीड़ से काट करके निकाली जाती थी और अंदर से उसको छील करके कठौती बनती थी, जिसमें आटा गूंथा जाता था। जी बिल्कुल। उसका स्थान पथरैटी ने लिया, अच्छा और पथरैटी को भी लोक भाषा में कठौती ही कहते रहे। अच्छा उसको कभी पथरैटी नहीं कहा, जी लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पथरैटी है। जी। तो वो पथरैटी भी उस प्रकार की बनती थी और उसमें आटा गूंथा जाता था। अच्छा। हाँ, जिसको तो आज उसी के समय ओखली, में जी मूसल से ओखली में धान आदि कूटे जाते थे, और भी सामान कूटा जाता था, खिचड़ी वगैरह बनती थी। तो इस तरीके से ओखली होती थी, वो भी पत्थर की पत्थर होती की थी। होती थी बिल्कुल। बर्तन जो बने उदला वगैरह, वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है, वो भी पत्थर के थे। कटोरा भी पत्थर का था, कटोरी पत्थर जी की थी। हम देख रहे हैं, पहली बार देखा और है आपने देखा हुआ काठ की भी बने हुए बर्तन हैं। जी फिर काष्ठ के बर्तन बनने लगे। काठ के बर्तनों में भी लोग भोजन करने लगे, उनको भी धो मांज के रखते थे। इस तरीके फिर कांसा आया। कांसे का बेला बहुत ही प्रचलन में रहा, कांसे का लोटा भी आया, जी और इस प्रकार से फिर पीतल आई। जी पीतल के भी बर्तन चलन में आने लगे और उनका भी काम होने लगा। तो वो सारी वस्तुओं को भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। रासलीला की पोशाकें देखने को मिल रही हैं, तो रासलीला का क्या महत्व है ब्रज में? अरे, रासलीला के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रास लीला की थी। जी पूरा वृंदावन, वृंदावन और बृहदवन दो हैं। वृंदावन में रासलीला हुआ था। उस रासलीला का बहुत बड़ा महत्व है। उसी में से कुछ कुछ अंश निकाल करके लोगों ने अपनी आराधना का स्वरूप निर्धारित किया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है निकुंज वन। जी निकुंज में जो आराधना, राधा और कृष्ण का मिलन होता था, उसकी भावना को द्योतित किया गया है। सुख पिक सारिकाएं जी यहाँ चित्रित की गई हैं। विविध प्रकार की लता, बेल और पुष्पों का यहाँ इसको भी अंकन किया गया है। जी इससे हमने वो दिखाया है। जी नीचे यमुना जी का प्रवाह है और रासमंडल है। इस पर बैठ करके राधा और कृष्ण, तो गोपियाँ, जी उसको देख सखी सहचरी भाव भी इसमें द्योतित किया गया है, क्योंकि सहचरियाँ भी हैं। जी आजकल जो रासलीला अनुकरण हो रहा है, उसको लेकर के हमने उनकी पोशाकें जी भी यहाँ पर रखी गई हैं। उनके वाद्य यंत्रों को भी यहाँ रखा गया है, जी क्योंकि जब रासलीला अनुकरण किया गया था तो उसमें सारंगी सारंगी जो है जी बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र था उस समय। और झांझ, मजीरा, घुंघरू जी और सारंगी, इन सब चीजों से ही संपूर्ण रासलीला हुआ करती थी। अच्छा सनई सनई परिवर्तन हो गया, जिसको आप आज देख ही रही हैं। जी हमने केवल उस काल को ही लिया है जी जो प्रारंभिक काल था। उस काल का जो रूप है उसी को दर्शाने का प्रयास किया है। जी। एक चित्र मुझे घुसते ही दिखाई देगा, अगर मैं संग्रहालय में अंदर आ रही हूँ, जिसमें पूरा ब्रज दिखाया गया है। यमुना किनारे किस तरीके से ब्रज बसा हुआ है, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं आप। तो वो तो कुंज के ही यमुना किनारे बसा हुआ है, पूरा का पूरा वो कुंज है। कुंज को हमने दिखाया है, जिसमें सूर्योदय हो रहा है। और तो सुखपिक सारिकाएं बोलती थी, और कृष्ण जो हैं, राधा और कृष्ण अपने अपने घर के लिए चल देते थे जी। उससे पहले यहाँ पे हमने ब्रज यात्रा का मानचित्र भी बनाया गया है जी। अगर जो ब्रज यात्रा से संबंधित लोग जानकारी रखते हैं, सबको तो उपलब्ध होता नहीं है मानचित्र, तो यहाँ पर हमने उसकी भी एक मानचित्र अंकित किया है। बहुत सारे संघर्ष के बाद, बहुत समय के संघर्ष के बाद ये संग्रहालय बन के तैयार हुआ है, जिसमें ब्रज संस्कृति को दर्शाया गया है पूरी तरीके से। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अगर समीप जाना चाहते हैं या ब्रज संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत
परफेक्ट संग्रहालय को बनाया गया है, बहुत परफेक्ट संग्रहालय तैयार हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमेश चंद शर्मा जी, जिनके संघर्ष, जिनके प्रयासों और कड़ी तपस्या के बाद इस संग्रहालय को तैयार किया गया है। यदि आप ब्रज में आ रहे हैं, वृंदावन घूमने आ रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस संग्रहालय में जरूर पधारें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप न केवल ब्रज संस्कृति को जान पाएंगे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भी करीब जा पाएंगे। राधे राधे।